हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम सिक्स क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने पिछली दो क्लासों में हमारी संधियों, शरीर की जो संधियां हैं इनके बारे में बात कर ली थी और लास्ट में हम उपास्थि की बात कर रहे थे। जो हमारे शरीर में जो संधियां पाई जाती है उसमें एक कान के यहाँ पर जो हिस्सा होता है कठोर भी नहीं होता है, यह कहलाता है उपास्थि। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ लिया था। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए इसका पता लगाएं। अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन पाते हैं? भुजा में क्या परिवर्तन पाओगे जब आप इस प्रकार से मुट्ठी, ये जो चित्र में बनाया गया है, मुट्ठी बांधकर जब आप भुजा को अपने कंधे से छूने लाओगे तो यहाँ पर इस जगह पर आप क्या पाओगे, उभार पाओगे। ठीक है, ये परिवर्तन कैसा? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए कि आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। बिल्कुल, इसे जो उभरा हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं? पेशी बोलते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। लंबाई में कमी होने के कारण ये जो पेशियां हैं ये क्या हो जाती हैं? उभर जाती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? नहीं। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। ये क्या करती है? अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। ये पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में जब इन दोनों ये जो संधि है, इन संधि को अपन ज्वाइंट करके इस हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं, इस हाथ को ऊपर की ओर कंधे की ओर ले जाते हैं यहाँ से, तो इस पर क्या पेशी जो है ये हमारी उभर जाती है। यही इसमें लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? अब जंतुओं में किस प्रकार से गति होती है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जंतुओं की चाल, हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं जंतुओं की चाल। पहला ही जंतु हम केंचुओं के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी करते हैं। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही पेपर पर रखिए, सॉक पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? बिल्कुल। ऊपर की दो सतहों में से किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना होता है। ये इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ ना, ये कई सारे छल्लों से मिलकर बना होता है केंचुए का शरीर। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है। अस्थियां नहीं होती लेकिन इसमें क्या होती है भाई? पेशियां होती है। और चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को खींचता है। केंचुआ जो है वो किस प्रकार से है? जैसे कि ये मान लीजिए केंचुआ है तो ये इसका अग्र हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है।
तो इसको क्या करेगा, वो स्थिर रखकर इसको ले जाएगा पास में यूं करके, ठीक है। इसको पास में ले गया। अब मान लीजिए वो यहाँ आ गया चलकर, ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जब आया, यहाँ जब आया तो आगे की ओर क्या करता है, ये बढ़ेगा आगे की ओर। जैसे यहाँ से चलकर ये यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो अब की बार क्या करेगा, इसको आगे ले जाएगा। इसको आगे ले जाने के बाद में फिर ये आगे आएगा, ये जो पीछे का हिस्सा ये और आगे आएगा। इस प्रकार से केंचुआ जो है वो क्या करेगा, गति करता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में क्या करते हैं भाई, सहायता प्रदान करते हैं। केंचुए के शरीर में क्या होते हैं कि चिकने पदार्थ होते हैं जिसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। उसकी मिट्टी में उसकी पकड़ को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता भी है। इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और केंचुए जहाँ जिस मिट्टी में पाए जाते हैं वो मिट्टी जो है फसल के हिसाब से बहुत ही उपजाऊ होती है। क्या करती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करता है, खाता है। आगे अपन पढ़ते हैं घोंगा। तो घोंगे को कांच की पट्टिका में रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिरों से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। यह भी केंचुए के समान ही गति करता है। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना, एक सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति के से तीव्र है अथवा धीमी है। देखिए आप जब देखते हो तो घेंगा और केंचुआ लगभग एक जैसी चाल चलता है, लेकिन घेंगा जो है वो तीव्र गति से चलता है। कैसे चलता है, तीव्र गति से। आगे अपन पढ़ते हैं तिलचट्टा। कॉकरोच के बारे में आप लोग जानते हैं। किसी कॉकरोच को आप देखिए, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर जो है वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ये आपको कॉकरोच का, तिलचट्टे का चित्र आपकी बुक में बना हुआ है। आगे वक्ष से 2 जोड़े पंख भी होते हैं। वक्ष से जुड़े हुए 2 जोड़ी पंख होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं, और ये जो पैर की पेशियाँ होती हैं उनको चलने में सहायता प्रदान करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति प्रदान करती हैं। अब पक्षियों में किस प्रकार से गति होती है। पक्षी हवा में उड़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं पक्षी के बारे में। तो पक्षी जो है वो हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर भी चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में क्या होती है, वायु होती है, इसलिए वो उड़ जाते हैं। प्रकोष्ठ होते हैं, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती है। पिछले पैरों की अस्थियाँ चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्र पैर की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती तथा पंखों को ऊपर करने में सहायक होती है। ये जो पक्षी का जो कंकाल बना हुआ है आपकी बुक में, ये पंक्षी जो है पिछले जो पैर हैं, अगले जो पैर हैं वो पंख में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए भाई, पंख में। पिछले पैरों का उपयोग वो बैठने या खड़े होने में करता है। तो ये पक्षी का कंकाल। अब मछली किस प्रकार से गति करती है। तो मछली जो है ये जो पानी में रहने वाले जीव हैं, है ना, इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।